हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी से स्वागत दोस्तों। तो एक बार फिर मैं जॉब का नोटिफिकेशन नहीं है ये तो आज का जो है राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और इसमें जो है इसके बाद फिर हम करवाएंगे। इससे पहले मैंने करवाया था सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। इसके बाद हो सकता है तो मैं विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर का जो लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर था उसका भी करवाऊंगा, ठीक है। तो यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को प्रिपरेशन करने का मौका मिले, ठीक है। क्योंकि होता क्या है एग्जाम में कि बार बार कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर करवाया है सभी का सभी जो है प्लेलिस्ट में मैं बना दिया हूँ सभी का अलग अलग से। तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जो है जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है लेफ्ट हैंड क्वेश्चन पेपर का सोल्व अलग प्ले लिस्ट है, हेमेटोलॉजी का अलग प्ले लिस्ट है, इसके बाद स्टेन का अलग लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, इसके बाद बायोकेमिस्ट्री का अलग प्ले लिस्ट है। सबका मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं सभी का, ठीक है। और यदि क्वेश्चन पेपर जितना भी दिए हैं अभी तक करवाए हैं आप जाकर देख लीजिएगा। सभी के सभी यदि क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको वो भी पता चल जाता है बार बार ये क्वेश्चन पेपर करने से देखने से, ठीक है। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ जो आज करवाने वाले हैं। यह है राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लैब टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर HbA2। आप लोगों को मैंने पहला जो क्लास लिया था थ्योरी क्लास में बताया था कि हीमोग्लोबिन के कुछ टाइप्स होते हैं। जो एक होता है आपका HbA1 होता है और एक होता है HbA2 और एक होता है HbF। ज़्यादातर ये दोनों तो होता है आपको नॉर्मल केस में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका कुछ परसेंटेज होता है, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपका HbA1 होता है, HbA2 उससे कम होता है। HbF जो होता है ये फीटल हीमोग्लोबिन है, ज़्यादातर बच्चे लोगों में देखा जाता है, ठीक है। यदि एडल्ट में है तो समझिए उसका एनीमिया है, इसीलिए फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा दिखता है। इसका मतलब HbA1 में जो होता है क्या, इसमें पूछा गया कि कौन सा चेन रखता है। जैसे HbA1 है उसमें क्या करता है तो 2 उसमें अल्फा चेन रहता है और 2 जो होता है बीटा चेन होता है, ठीक है। और HbA2 में क्या होता है तो HbA2 में जो होता है HbA2 में क्या होता है तो 2 अल्फा चेन होता है और 2 डेल्टा चेन होता है, ठीक है। और HbF में क्या होता है तो HbF में जो होता है क्या होता है 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन, ठीक है। तो क्या होता है अल्फा चेन जो है सभी में कॉमन है और इसके बाद बीटा चेन होता है उसमें डिफरेंस आता है। जैसे कि HbA1 में क्या होता है 2 बीटा चेन होता है, अल्फा चेन तो सभी में कॉमन है। और जैसे कि इसके बाद HbA2 है जिसको हम लोग माइनर हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसमें क्या होता है 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन होते हैं। और एक होता है फीटल हीमोग्लोबिन जिसमें क्या होता है 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन होता है। ये सब क्या है नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का टाइप्स है HbA1, HbA2, HbF, ठीक है। इसके बाद क्या होता है एब नॉर्मल भी हीमोग्लोबिन है जो मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया था, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका आप यहां देख सकते हैं। पहले इसको साइड कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टू बाय व्हाट अदर नेम टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज। बोला गया है एक तो हम लोग मैनुअल तरीके से करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग और एक होता है ऑटोमेटेड तरीका से भी होता है, ठीक है। इससे पूछा गया है कि जो हम लोग टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं एक और उसका दूसरा नाम उसका क्या बोला जाता है, हिस्टोमेट, हिस्टोबाथ, हिस्टोफॉर्म या हिस्टोनेट काइनेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोकाइनेट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है
क्वेश्चन नंबर 3 में जो है इन द ह्यूमन बॉडी मायोग्लोबिन प्रोटीन इज सीन इन, बोला गया इन ह्यूमन बॉडी में मायोग्लोबिन प्रोटीन हो जाता है, वो प्रोटीन होता है, वो कहाँ पर आपको प्रेजेंट होता है। तो आप यदि बायोकेमिस्ट्री में काम किए होंगे तो आपको पता होगा कि मायोग्लोबिन टेस्ट होता है, आता है बायोकेमिस्ट्री लैब में। ये जो होता है हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, हार्ट मसल्स में, ठीक है। कहाँ पे मसल प्रेजेंट होता है? हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बराबर चेक किया जाता है जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उसको, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये हार्ट मसल में प्रेजेंट होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हार्ट मसल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वेन कैन नॉट बी यूज्ड कलेक्ट ब्लड सैंपल। बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा वेन है जो आपका क्या होता है जहां से हम लोग ब्लड कलेक्शन नहीं करते हैं। तो इसका बेसिलिक वेन, सेफेलिक वेन, मिडिल क्वेटल वेन और फीमोरल वेन। तो कहां से नहीं करते हम लोग? तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फीमोरल वेन से हम लोग क्या करते हैं? ब्लड कलेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। आपको कम्युनिटी पोस्ट में मैंने ये पोस्ट डाला था कि हम लोग वेनस ब्लड कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो मैंने ऑप्शन दिया था बेसिलिक, सेफेलिक, मीडियन, क्वेटल। तो उसमें से बहुत सारे लड़का जो है गलत जवाब दिया था। सभी के सभी ज़्यादातर बच्चे क्या करते थे? मीडियल क्वेटल वेन में आप टिक लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन ये हम लोग तीनों से कर सकते हैं। ये है कि फर्स्ट चॉइस होता है मीडियल क्वेटल वेन्स, और अदर जब वो नहीं मिलेगा तो सेफेलिक, बेसिलिक से आप ले सकते हैं, ठीक है। लेने के लिए से कहीं भी से ले सकते हैं, लेकिन ये तीनों वेन जो होता है आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये तीनों जगह से कलेक्शन करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग टेस्ट। मैंने आप लोगों को बार बार बताया हूँ, वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब के बारे में बताया हूँ, ठीक है। तो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है? इसमें बोला गया ऑप्शन नंबर 1 में क्या? ऑप्शन नंबर ए ESR, ऑप्शन नंबर बी हेमाटोक्रीट, ऑप्शन नंबर सी रेटिकुलोसाइट काउंट, और ऑप्शन नंबर डी हेमाटोक्रीट। तो हम लोग किस लिए करते हैं? तो ESR के लिए करते हैं। तो यहाँ से एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कि मैं बार बार इसलिए रिपीट करूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। वेस्टर्न ग्रेड ट्यूब जो होता है, ठीक है, तो उसका टोटल लंबाई कितना होता है? तो टोटल लंबाई जो होता है 300 mm होता है, बट इसमें 200 mm जो होता है ग्रेजुएटेड होता है, ठीक है। माने 200 mm जो होता है ग्रेजुएटेड होता है। और इसका इंटरनल बोर्ड जो होता है, क्या होता है इसका इंटरनल बोर्ड, जिसको डायमीटर बोलते हैं, इंटरनल डायमीटर जो होता है कितना होता है? 2.5 mm का होता है, ठीक है। और ये जो होता है दोनों साइड ओपन होता है। क्या होता है? वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब का वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब जो होता है दोनों साइड ओपन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब का जो है नॉर्मल लेंथ जो हम लोग ESR करते हैं, उसका नॉर्मल लेंथ कितना होता है? तो आपको पता होगा मेल में जो है 0 से 10 होता है, और फीमेल में जो है आपका 0 से 20 mm पर आवर होता है, ठीक है। इसमें जो हम लोग करते हैं, इसका जो एंटीकोगुलेंट और ब्लड का जो रेशियो होता है 4:1, दैट मीन्स 4 पार्ट ब्लड होता है और 1 पार्ट का होता है एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है। तो इतना सारा काफ़ी है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, और भी डिटेल्स में मैंने पढ़ाया ही हूँ। और ESR जो होता है किस मेथड से किया जाता है, जिसको हम लोग पिछले क्लास में भी कहीं बताए थे कि और भी दूसरा मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं? ESR करते हैं, ठीक है। और किस किस कंडीशन में ESR बढ़ता है तो पता है आपको, बताया भी था। ESR जो बढ़ता है आपको कोलेजन डिजीज इन्फेक्शन में बढ़ता है, न्यूमोनिया में बढ़ता है, सिफिलिस में बढ़ता है, ठीक है, टॉक्सेमिया में बढ़ता है, नेफ्राइटिस, एनीमिया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सभी के सभी क्या होता है? ESR आपको बढ़ जाता है। घटता कब नहीं है? कब नहीं घटता है? तो पॉलीसाइथेमिया कंडीशन में आपका नहीं घटता है, ठीक है। और एरिथ्रोसाइटोसिस में जब खूब बढ़ने लगता है, प्रोडक्शन होने लगता है, तब नहीं बढ़ता है, इंक्रीज नहीं होता है ESR। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया में होता है, और भी कुछ है।
जिसमें नहीं बढ़ता है, और भी बहुत सारे पॉइंट है। इसके बाद आता है हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट के बारे में भी आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, तो इस तीनों को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, बिसाइड द न्यूक्लियस वेयर विल यू फाइंड द सेल इन द सेल, फाइंड डीएनए इन सेल। बोला गया है कि न्यूक्लियस जो है, बिसाइड द न्यूक्लियस वेयर विल यू फाइंड डीएनए इन सेल। डीएनए और कहाँ पाया जाता है सेल के छोड़ करके, तो ये जो पाया जाता है आपका, एक जो होता है आपको इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और कहाँ पाया जाएगा आपको क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में भी रहता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछेगा, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी इन यूरिन। इससे पूछा गया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, एल्बिनोमीटर, यूरिनोमीटर, सी हीमोमीटर, डी कोनिकल फ्लास्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूरिनोमीटर। क्या हो जाएगा, यूरिनोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूरिनोमीटर। और भी क्या तरीके हैं इसको करने के लिए, तो और हम लोग जो दूसरा तरीका से हम लोग करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो होता है आपका रिफ्रैक्टोमीटर। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर एनुरिया बोलते, जो पेशेंट को जो है यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है ज़्यादा मात्रा में, या तो बच्चे लोगों में हम लोग इसका रिफ्रैक्टोमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा यूरिन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसीलिए बहुत ही कम यूरिन में इसका जो होता है रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा हो जाता है। और कौन सा मेथड से हम लोग करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो यूरिन स्ट्रिप मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं, यूरिन स्ट्रिप मेथड से करते हैं। और यदि पूछ दिया जाए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो होता है नॉर्मल रेंज कितना होता है, 1.005 से लेकर के 1.030 इसका क्या होता है, नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन यूज्ड फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग कौन सा स्टेन यूज करते हैं, सबको सही पता है कि जेडन स्टेन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इसका और भी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड फास्ट बेसिली और नॉन एसिड फास्ट बेसिली को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन पेपर जो करवाए थे, इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर करवाए थे उसमें बताया था, तो जेड स्टेन यूज करते हैं। एच ई स्टेन आप जानते हैं किसके यूज करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में इसका यूज होता है। और जिम्सा और लिस्बन स्टेन मैंने बताया था कि ये दोनों क्या है, आपका रोमनस्की स्टेन है, जो कि डिफरेंशियल काउंट के लिए भी क्या आता है, पैरासाइट स्टेन करने के लिए भी करते हैं, जैसे मिलेरियल पैरासाइट हो, अदर पैरासाइट के लिए भी हम लोग इसका करते हैं, स्टेन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि विच इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर एचपी एस्टिमेशन। तो एचपी एस्टिमेशन के लिए इसमें से जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे बेटर या सबसे एक्यूरेट रिजल्ट कौन सा देता है, सेलिस मेथड, टेलीकास्ट मेथड, या कॉपर सल्फेट मेथड, या साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड के द्वारा क्या होता है, एक्यूरेट रिपोर्ट आता है, ठीक है। अब आता है सेलिस मेथड। सेलिस मेथड में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, आपको बता दो कि N/10 क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये इसमें यूज होता है, ठीक है। और इसमें इसके बाद क्या है, इसका जो मेन एडवांटेज क्या होता है कि इसमें जो एडवांटेज है कि इसको हम लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक पोस्ट डाला था, आप लोग बता नहीं पाए, शायद कोई कमेंट नहीं किया। उसमें हमें एक इंस्ट्रूमेंट का फोटो दिए थे, इसको बोले थे कमेंट बताने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो आप अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, पता नहीं कि आप लोग आता है कि नहीं आता है। तो अभी मैं बता दूं, वो जो इंस्ट्रूमेंट था सेलिस हीमोग्लोबिनोमीटर था। क्या था, सेली हीमोग्लोबिनोमीटर था। तो आप लोगों को कमेंट करना चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नहीं करते हैं तो, क्योंकि इससे आपका ही नॉलेज बढ़ने वाला है, मेरा क्या है,
ठीक है ना। आप लोग जितना कमेंट करेंगे, जितना आंसर डालेंगे दीजिएगा, उतना आपके लिए बेटर होगा, जितना आप लोग लिखिएगा उतना ही बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए अब इस चलते हैं। ऐसे ये हो गया सेलिस हीमोग्लोबिनोमीटर था वो, तो उस मेथड से जो करते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन डिटरमिनेशन, उसको बोलते हैं सेलिस मेथड, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे टेलीक्वेस्ट मेथड है, ये दूसरा नंबर क्या है, टेलीक्वेस्ट मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो होता है कंपैरिजन ऑफ, इसमें क्या होता है, एक हम लोगों के पास एक चार्ट होता है, ठीक है। एक रेफरेंस जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस का चार्ट होता है, उसमें कलर दिया रहता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, ब्लड लेकर के एक ब्लोटिंग पेपर होता है, ब्लोटिंग पेपर पे क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कलर मैच करते हैं, जो स्टैंडर्ड उसके साथ जो होता है स्टैंडर्ड रेफरेंस का जो एक पेपर होता है, उसमें कलर दिया रहता है कि आपका इतना, ये कलर रहेगा तो आपका इतना पॉइंट हीमोग्लोबिन है, ये कलर रहेगा तो आपका इतना पॉइंट हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो मैच करके उसमें रिपोर्ट दिया जाता है। इसमें ना कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, ना इलेक्ट्रिसिटी काम है, ठीक है। ये जो है कंपेरिजन ऑफ होल ब्लड, माने कलर कंपेरिजन करके हम लोग इसका रिपोर्ट देते हैं टेलीक्वेस्ट मेथड के द्वारा, ठीक है। अब आता है कॉपर सल्फेट मेथड होता है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, इन हिस्टोपैथोलॉजी व्हाट टू बी यूज्ड इन सॉरी इन हिस्टोपैथोलॉजी व्हाट टू बी यूज्ड इन द माउंटिंग स्लाइड्स। बोला गया कि हिस्टोपैथोलॉजी में स्लाइड को माउंटिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका डीपीएक्स, ग्लिसरीन, हिंगमैन, डी दिया है जेलाटिन, ठीक है। तो कौन सा यूज करते हैं, तो इसमें कौन सा यूज करते हैं हम लोग माउंटिंग ऑफ स्लाइड्स के लिए। तो एक तो होता है आपका डीपीएक्स यूज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीपीएक्स, ठीक है। अब बताता हूँ कौन कौन सा इसमें यूज होता है, ठीक है। इसमें जो है ज्यादातर, इसमें जो कौन कौन सा यूज होता है, इसमें बोला इन हिस्टोपैथोलॉजी व्हाट टू बी यूज्ड इन माउंटिंग स्लाइड को माउंट करने के लिए हम लोग ग्लिसरीन भी यूज करते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम नहीं दिया, ग्लिसरीन जेली होता है। क्या होता है, ग्लिसरीन जेली होता है, पूरा नाम नहीं दिया, इसीलिए हम लोग नहीं दिए हैं, इसका डीपीएक्स होगा, ठीक है। यदि पूरा नाम दिया रहेगा, ग्लिसरीन जेली भी होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या पूछता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लिसरीन जेली का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 होता है, ठीक है। इसके बाद होता है कहते हैं हिंगमन मीडियम है, ठीक है। तो हिंगमन्स मॉडिफिकेशन ऑफ एपैथी मीडियम भी होता है, ये भी हम लोग क्या करते हैं, माउंटिंग स्लाइड को माउंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसका 1.52 होता है। और इसके बाद क्या ये है आपका जेलेटिन, ठीक है। तो जेलेटिन जो है मेरे हिसाब से जहां तक पता है कि इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं एज ए माउंटिंग मीडिया के हिसाब से, ठीक है। और तो इसमें ये होना चाहिए कि इन हिस्टोपैथोलॉजी इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका माउंटिंग मीडिया के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाता है जिलेटिन। जिलेटिन जो है हम लोग माउंटिंग मीडिया के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और डीपीएक्स का भी जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.52 ही होता है, ठीक है। ये सारा का सारा है। इसके बाद और भी माउंटिंग मीडिया है जिसको बोलते हैं हम लोग लेंड्रम्स डीपीएक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो है इसमें जो होता है माउंटिंग मीडिया जो होता है आपका दो तरह का होता है, एक होता है एक्वस माउंटिंग मीडिया और एक होता है आपका रीजनस माउंटिंग मीडिया होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखें, दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो एक्वस में यदि आपको पूछ दिया जाए कि एक्वस माउंटिंग मीडिया में कौन कौन सा होता है, तो आप बोल सकते हैं ग्लिसरीन, ठीक है। ग्लिसरीन जेली हो गया आपका, एपैथी मीडियम हो गया, ठीक है, एपैथी मीडियम हो गया। इसके बाद होता है आपका हिंगमैन्स मीडिया हो गया, हिंगमैन्स मीडिया हो गया, ये सब क्या है। और एक होता है फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ये तीनों जो मोस्ट कॉमन याद रखिएगा। तो ये क्या है, एक्वस माउंटिंग मीडिया है। और रीजनस माउंटिंग मीडिया में क्या होता है आपका डीपीएक्स आ गया, आपको कहाँ पे डीपीएक्स आ गया आपका, क्या कहते हैं इसको, रीजनस माउंटिंग मीडिया में आ गया, ठीक है।
इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो पूछा गया है कि गिव द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल फॉर फाइलेरियल वर्म्स। बोला गया फाइलेरियल वर्म्स जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ब्लड कलेक्शन किस टाइम में करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 10 PM से लेकर के 2 AM के बीच में हम लोग क्या करते हैं, फाइलेरियल डिटेक्शन करने के लिए, फाइलेरियल वर्म को डिटेक्शन करने के लिए हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following antibody can cross the placenta? इनमें से कौन सा ऐसा एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को थ्रू क्रॉस करता है। तो आपको बताया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिल जाएगा। 99%, 1% ही होगा जो नहीं मिलेगा, लेकिन 99% क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा ये आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, IgG। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 नंबर। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ फॉर मैकोबैक्टीरियम लेपेरी। मैकोबैक्टीरियम लेपेरी का दूसरा नाम क्या है, हैंसन वेसिली, गोल्डन वेसिली, कॉक वेसिली या मैजिकल वेसिली। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हैंसन वेसिली जो है इसका दूसरा नाम है। किसका, तो मैकोबैक्टीरियम लेपिडी का। कॉक वेसिली किसको बोलते हैं, तो कॉक वेसिली तो मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ही कॉक वेसिली बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको कॉक पास्टुलेट ने ही शायद इसका जो है डिस्कवर किया था। और कब किया था, कॉक वेसिली ने इसका कॉक जो साइंटिस्ट है वो कब किया था इसका डिस्कवर, तो 1982 में किया था। ठीक है, इसीलिए इसको कॉक वेसिली बोलते हैं, किसको, मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू फॉर ब्लीडिंग बाय ड्यूक मेथड। बोला गया ड्यूक मेथड से जो ब्लीडिंग टाइम होता है उसका नॉर्मल रेंज क्या है। तो इसका जो नॉर्मल रेंज है आपको 1 to 10 सेकेंड, 5 to 15 सेकेंड, उसके बाद क्या है 2 to 6 मिनट और 3 to 10 मिनट। तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा कि सेकंड में तो होता नहीं है, आपका इसका क्या होगा मिनट में होगा। 2 to 6 मिनट होता है, किसके द्वारा, तो ड्यूक मेथड के द्वारा। ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली ये मेथड जो है हम लोग चिल्ड्रेन में ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, और इसको जो नॉर्मल रेंज होता है वैसे कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर 2 to 6 है, तो कहीं कहीं आपको 1 to 6 मिनट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो ब्लीडिंग टाइम किस मेथड के द्वारा करते हैं, और जो दूसरा करते हैं हम लोग IV मेथड के द्वारा। IV मेथड के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं IV मेथड। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ब्लीडिंग टाइम करते हैं। ठीक है, ये भी यदि पूछ जाए क्लोटिंग टाइम हम लोग किसके मेथड से करते हैं, तो क्लोटिंग टाइम जो करते हैं, एक तो हो गया क्लोटिंग टाइम के लिए CT के लिए कैपिलरी ट्यूब मेथड के द्वारा करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, टेस्ट ट्यूब मेथड से करते हैं। किसके मेथड से, टेस्ट ट्यूब मेथड से, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाई ली एंड वाइट मेथड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, टेस्ट ट्यूब मेथड के द्वारा, टेस्ट ट्यूब मेथड के द्वारा जो हम लोग करते हैं क्लोटिंग टाइम। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड कीटोन बॉडीज इन यूरिन। तो किस टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कीटोन बॉडीज को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो आप लोगों को तो सभी को पता होगा एक टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा टेस्ट के मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट के द्वारा हम लोग कीटोन बॉडीज का जो है परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत सारा बार क्वेश्चन पूछा गया, इसके अलावा भी पूछ दिया जाता है। एक रोथराज टेस्ट नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में दिया रहेगा दूसरा टेस्ट रोथराज दिया रहेगा, और भी दूसरा दिया रहेगा टेस्ट,
इसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ, कौन कौन सा टेस्ट होगा और भी कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं कीटोन बॉडीज को डिटर्मिनेशन करने के लिए। तो आपको इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो हमेशा स्किप मत कीजिए और वीडियो को भगा भगा कर मत देखिए, क्योंकि इसमें जो है कभी कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट ऐसा होता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या है, यहाँ पे रोथराज टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, हेज़ेल्पर टेस्ट और नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रोथराज टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट तो किसके लिए करते हैं, ग्लूकोज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, ग्लूकोज के लिए करते हैं। हेज सल्फर टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो बाइल सॉल्ट के लिए करते हैं। किसके लिए, बाइल सॉल्ट के लिए करते हैं। ठीक है, अब आता है इसके अलावा जो टेस्ट होता है तो उसका नाम मैं बता देता हूँ कीटोन बॉडीज के लिए। ठीक है, कीटोन बॉडीज टेस्ट, तो किस किस के द्वारा हम लोग कीटोन बॉडी टेस्ट करते हैं। तो एक होगी आपको यूरिन स्ट्रिप मेथड के द्वारा करते हैं। ठीक है, आप लोग नाम लिख लीजिए क्योंकि बहुत सारा मैं नाम बताने वाला हूँ। एक होता है गार्डेस टेस्ट, इसका स्पेलिंग होता है GARHARDTS, गार्डेस टेस्ट के द्वारा, या मेथड बोल सकते हैं आप। यदि आपको नहीं पता हो तो आप गूगल पर सर्च मार सकते हैं यदि आपको लगे गलत बता रहे हैं सर तो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लंग्स टेस्ट, LANGS। ठीक है, लंग्स टेस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद होता है लिंडेमन टेस्ट, LINDE, लिंडे MAN टेस्ट। ठीक है, और क्या है, एक होता है हेंस टेस्ट। ठीक है, क्या है, हेंस टेस्ट। और आता है आपका, और कौन सा टेस्ट है, और होता है टेबलेट टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कीटोन बॉडी टेस्ट करते हैं। और जो आता है ड्रम एंड सिपली टेस्ट, ऐसा है IPLEY, सिपली टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और एक और कौन सा है जो भी मैंने बताया हूँ वो होता है आपका रोथराज टेस्ट। ये तो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, रोथराज टेस्ट। तो इतने मेथड के द्वारा हम लोग करते हैं क्या, कीटोन बॉडीज डिटर्मिनेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कितना मेथड मैंने बताया, एक रोथराज, दूसरा यूरिन स्ट्रिप मेथड, तीसरा गार्डेस, चौथा लंग्स टेस्ट, पांचवा लिंडेमन टेस्ट, छठा हेंस टेस्ट, सातवां टेबलेट टेस्ट, आठवां ड्रम एंड सिपली टेस्ट। तो 8 मेथड के द्वारा हम लोग कीटोन बॉडीज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, गिव द नेम ऑफ लिक्विड एंटीकोगुलेंट। तो लिक्विड एंटीकोगुलेंट जो है हम लोग कौन सा यूज करते हैं, सोडियम साइट्रेट यूज करते हैं। कौन सा, सोडियम साइट्रेट यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, इसके बाद जो आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, गिव द नेम ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन 24 आवर्स यूरिन सैंपल। 24 आवर यूरिन सैंपल को प्रिजर्वेटिव करने के लिए हम लोग कौन सा जो है प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है आपका, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, बी में दिया ग्लूकोज, सी में दिया HNO3 और डी में क्या दिया, माल्टोज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है हम लोग 24 आवर यूरिन का प्रिजर्वेटिव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिजर्वेटिव जो हम लोग यूज करते हैं किसमें, तो यूरिन को प्रिजर्व रखने में। यदि हम लोग इमीडिएट टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो उसको डालकर रखते हैं जिससे कि यूरिन का जो है प्रिजर्व किया जाए, जिसमें इसमें जो भी मटेरियल हो उसको प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आता है टोल्यूइन। उसमें सबसे पहला क्या है, टोल्यूइन, TOLUENE, टोल्यूइन आता है। ठीक है, टोल्यूइन क्या होता है, 2 ml 100 ml में क्या, 100 ml यूरिन में 2 ml टोल्यूइन डाल देते हैं। ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है,
तो इसका मेन फंक्शन क्या है, तो फंक्शन बताने जाएंगे सभी का तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसका मेन फंक्शन जो होता है ये जो है यूरिन का जो सरफेस एरिया होता है, ऊपर वाले एरिया जो होते हैं उसके ऊपर ये तैरते रहते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूट होता है या केमिकल टेस्ट जो करता है वो केमिकल टेस्ट जिसको डिटेक्शन करने के लिए करते हैं हम लोग, उसको वो बचा कर रखता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, बैक्टीरिया को भी सेव करके रखता है, ठीक है। तो इसीलिए टोल्यूइन जो होता है 2 ml पर 100 ml में यूरिन में यूज करते हैं। इसके बाद आता है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन जो होता है मात्र ओनली फॉर 3 ड्रॉप्स डाला जाता है कितने में, 100 ml यूरिन में, ठीक है। इसके बाद होता है थाइमोल। थाइमोल क्या होता है, क्रिस्टल आता है, ठीक है। तो एक क्रिस्टल जो एक छोटा सा क्रिस्टल जो होता है 100 ml यूरिन में आप डाल सकते हैं। इसके बाद आता है क्लोरोफॉर्म। ये भी क्या है, प्रिजर्वेटिव है किसका, तो यूरिन का। तो उसको जो होता है 5 ml डाल सकते हैं आप 100 ml यूरिन में, कितना, 100 ml यूरिन में, ठीक है। इसके बाद आता है कॉमर्शियल प्रिजर्वेटिव आता है एक, तो उसमें क्या होता है, टेबलेट होता है, टेबलेट फॉर्म होता है। एक टेबलेट आप पर 30 ml यूरिन में आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये इतना सारा क्या है, प्रिजर्वेटिव है। और भी प्रिजर्वेटिव है जिसको यदि हम एक क्लास जो है यूरिन प्रिजर्वेटिव के ऊपर ले लेंगे, उसमें आपको सारा का सारा चीज बता देंगे, ठीक है। तो इतना सारा हो गया। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है कि विच कार्सिनोजन सब्सटेंस यूज्ड इन ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। ये आप सभी लोग जानते हैं, बेंजीडीन टेस्ट जो होता है ये जो है हम लोग यूज करते हैं किसमें, तो ऑकल्ट ब्लड टेस्ट जो करते हैं, यूरिन हो चाहे स्टूल हो, दोनों में हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसका, तो बेंजीडीन का, ठीक है। बेंजीडीन टेस्ट के मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का डिटेक्शन करते हैं, कहाँ पे, तो यूरिन हो या तो स्टूल, दोनों में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर क्लोटिंग टाइम। अब भी मैंने कुछ देर बताया कि क्लोटिंग टाइम करने के लिए हम लोग कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो क्लोटिंग टाइम के लिए हम लोग कौन कौन सा मेथड करते हैं, तो एक तो हो गया आपका यहाँ पे, अभी मैंने जो पहले बताया था आपको याद होगा, ड्यूक क्या बताया था हम लोग, ड्यूक होता है ब्लीडिंग टाइम के लिए, बीटी के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या बताए थे, टेम्पलेट भी होता है आपका, टेम्पलेट शायद ब्लीडिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिंगर प्रिक मेथड को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट मेथड, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कैपिलरी ट्यूब मेथड। ये क्या है, बीटी के लिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कैपिलरी ट्यूब मेथड। और भी दूसरा क्या हम लोग किस तरह से करते हैं क्लोटिंग टाइम, तो ली एंड व्हाइट मेथड से, किससे, ली एंड मॉडिफाइड ली एंड व्हाइट मेथड से करते हैं हम लोग क्या, क्लोटिंग टाइम, जिसमें क्या होता है, इसको हम टेस्ट ट्यूब मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। आईवी मेथड नहीं होता है, IVYS होता है, ये होता है IVG मेथड होता है, ये आईवी मेथड होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ब्लीडिंग टाइम करते हैं। क्या करते हैं, इसके द्वारा ब्लीडिंग टाइम हम लोग टेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया कि गिव द मीनिंग ऑफ ए इन सीपीडीए। सीपीडीए में जो ए है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है आपका एडेनिन, ठीक है। क्या होता है, एडेनिन, ठीक है। और एक बार मैं होगा तो मैं ब्लड बैंक का जितने भी एंटीकोगुलेंट यूज होता है उसका भी एक क्लास ले लूंगा, बहुत ही छोटा क्लास होगा, ठीक है। इसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ई नोट ए ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। बोला गया इसमें से कौन सा ऐसा डब्ल्यूबीसी जो ग्रेनुलोसाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिल, बी स्नोफिल, सी बेसोफिल, डी लिम्फोसाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट। ये क्या है आपका, ग्रेनुलोसाइट नहीं है, ये क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है। ये ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सा आता है, तो एक हो गया लिम्फोसाइट, एक हो गया आपका मोनोसाइट। ये दोनों क्या है, एक ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है कि गिव द नेम ऑफ स्टेन दैट यूज्ड टू स्टेन न्यूक्लियस। इसमें से कौन सा स्टेन है जो न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हिस्टोपैथोलॉजी हेमाटोक्सिलिन, बी यूसिन, सी सेफ्रेनिन, डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमाटोक्सिलिन। हेमाटोक्सिलिन क्या है? ये न्यूक्लियस का स्टेन लेता है। यूसिन क्या करता है? तो साइटोप्लाज्म का स्टेन लेता है, टिश्यू साइटोप्लाज्म का जो है स्टेन लेता है, ठीक है। और सेफ्रेनिन क्या है? ये भी एक ग्राम स्टेन जो करते हैं उसका क्या है? ये सेकेंडरी स्टेन है, ठीक है। ये भी क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म का स्टेन लेते हैं। इसके बाद क्या है? व्हाट इज रेटिकुलोसाइट्स? व्हाट इज रेटिकुलोसाइट? तो इसका क्या हो जाएगा? अपन ऊपर कर लेते हैं। ये पूछा गया कि रेटिकुलोसाइट्स क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए भी कहते हैं स्टीम सेल है, नो। इमेच्योर डब्ल्यूबीसी है, नो। इमेच्योर आरबीसी है, यस, और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इमेच्योर आरबीसी है, ठीक है। इमेच्योर आरबीसी है। इसके बाद क्या फॉर्म करता है? तो मैंने आपको इरिथ्रोपोइसिस जब पढ़ाए थे तो उस समय आपको स्टेप बाय स्टेप कर बता दिए थे और याद करने का तरीका भी बता दिए थे। क्या याद करने का तरीका था? मैं आपको एक बार और यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या था? ORM नहीं, पहला था PBP, माने दैट मीन्स पेरिफेरल ब्लड पिक्चर ही बोल सकते हैं शॉर्ट में याद रखने के लिए, और ORS के जगह पर ORM कर दीजिए। मैं एक बार बता देता हूँ, क्या था? PBPOR और M, ठीक है। इसका मतलब हो गया आपका प्रोरिथ्रोब्लास्ट। क्या हो गया? प्रोरिथ्रोब्लास्ट हो गया, ठीक है। बी से क्या हो गया? बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है? पी से क्या होगा? पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। क्या होगा? पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। फिर ओ से क्या हो गया? ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। क्या हो गया? ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। इसके बाद क्या है? आर से क्या होगा? रेटिकुलोसाइट। और एम से क्या होगा? मैच्योर आरबीसी, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है। आप इसको शॉर्ट में याद कर, आपको जिस तरह से याद हो उसमें बेटर है। मेरे को तो इस तरह से याद रहता है, PBP ORM, ठीक है। तो पी से क्या होगा? प्रोरिथ्रोब्लास्ट, बी से बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, पी से पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, ओ से ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट, और आर से रेटिकुलोसाइट, एम से मैच्योर इरिथ्रोसाइट। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से एक और अरेंज हो सकता है कि इसमें से कौन सा स्टेज से जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा है? पॉलीक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट से क्या होता है? जो तीसरा फेज है इसका, वहां से क्या होता है? आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ से क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है उपस्थित हो जाता है। इस पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट को हम लोग और क्या नाम रखते हैं? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि अर्ली नॉर्मोब्लास्ट कौन है? नॉर्मोब्लास्ट, देखिए नॉर्मोब्लास्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट। ये हो गया लेट नॉर्मोब्लास्ट, क्योंकि ये तीन जो है नॉर्मोब्लास्ट है, इसलिए इसको अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट नॉर्मोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका इसके बाद जो बचेगा 21 क्वेश्चन और बचेगा, उसको हम करवा देंगे। तो इसका क्या है कि ह्यूज फिक्सेटिव इज यूज्ड टू पैप स्मीयर स्लाइड। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा फिक्सेटिव है। तो इसमें से कौन सा स्टेप हम लोग यूज करते हैं फिक्सेटिव? तो अल्कोहल, सेलेन, फॉर्मलिन, साइटोस्प्रे। देखिए साइटोस्प्रे भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली नाम नहीं बताया गया है, ठीक है। तो एक हो गया अल्कोहल, अल्कोहल भी करते हैं, लेकिन इसमें अल्कोहल कौन सा करते हैं? तो अल्कोहल जो होता है 95% अल्कोहल हम लोग इसमें यूज करते हैं। वैसे तो मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या करते हैं? अल्कोहल ईथर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसका हम लोग यहाँ पर राइट आंसर अल्कोहल बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें पूरा एक्यूरेट रिपोर्ट मैंने सही से किसी का भी नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अल्कोहल का दे देंगे, टिक मार देंगे। लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो यूज करते हैं अल्कोहल, ठीक है, और ईथर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर।
क्योंकि 50% इथाइल अल्कोहल देंगे तो फिर जो बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल जो 95% का होता है, और इथर जो है 50 ml देंगे। ठीक है, ये हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही यूज करते हैं, या तो डायरेक्ट आप इथाइल अल्कोहल यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद होता है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, जो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन कितने तरह के होते हैं साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। तो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, ठीक है, कौन सा है? तो एक हो गया आपका एल्कोहल ईथर फिक्सेटिव। दूसरा क्या हो गया आपका सॉर्डेंस फ्लूइड होता है। कौन सा? सॉर्डेंस फ्लूइड, जिसका नाम है SCHAUDINNS फ्लूइड। इसके बाद जो होता है आपका कार्नवाइज फ्लूइड। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका, ये मोस्ट कॉमनली यूज करता है, और एक जो होता है साइटो स्प्रे बोल के आता है। ठीक है, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्प्रे भी यूज होता है। ठीक है, स्प्रे भी हम लोग यूज करते हैं। ये सारा क्या हो गया आपका साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आज का, चलो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को यही खत्म करते हैं। बाद बाकी जो क्वेश्चन पेपर बचा है 21 क्वेश्चन, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि सभी को प्रिपरेशन करने का अवसर मिले। क्योंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन जो होता है या कोई भी एग्जाम होता है, उसमें आपको 66% जो क्वेश्चन होता है ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर करवाए आप देखते जाइएगा, और जितने भी करवाएंगे उसमें भी देखते जाइए। क्या होता है, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके जो होता है अलग अलग क्वेश्चन बना करके आपको दिया जाता है एग्जाम में। इसीलिए आप लोग क्वेश्चन पेपर बराबर जितने भी दे रहे हैं आप सभी को देखते रहिए वीडियो। ठीक है, आपको 60% 70% आपको सिर्फ हमको लगता है 80% यदि आप पूरा वीडियो यदि सही बिना स्किप हुए देखें तो 80% ज़्यादा आपको कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर देता हूँ, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर और भी आ जाता है अलग से। ठीक है, यदि आपको ये अच्छा लगे जो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। धन्यवाद।